नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी बिष्ट और आज के विषय की खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। देवभूमि पर कांग्रेस की पार्टी है, भाजपा पार्टी है, लेकिन इस बार चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी भी उतरने को तैयार है। तो क्या क्या मुख्य उद्देश्य आम पार्टी के रहने वाले हैं? आम आदमी पार्टी का मैं अगर आपको सबसे पहले तो मैं आज ईद की आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं, आपको भी। और अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, जैसा कि आपको नाम से पता है कि हम लोग आम आदमी की राजनीति करते हैं जी। अभी तक हमारे यहाँ क्या एक सिस्टम था कि हर चीज़ नेताओं को फ्री, बिजली नेताओं को फ्री, मकान नेताओं को फ्री, पानी नेताओं को फ्री, गैस नेताओं को फ्री। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम नेता उस चीज़ को फ्री यूज कर सकते हैं, पहले तो राजनीति समाज सेवा है या प्रोफेशन जी, ये व्यवसाय है या कैरियर है, फिर फ्री क्यों? अगर ये कैरियर है तो इसमें योग्यता क्यों नहीं है? अगर ये समाज सेवा है तो इसमें फ्री वर्ड क्यों है? अगर आप समाज सेवा में आए हैं तो सबसे पहले समाज सेवा का मतलब होता है चैरिटी घर से, कि हम क्या देने आए हैं समाज को, और उसके बदले हम जीतते ही हम फ्री 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 सब कुछ फ्री लेने लगते हैं। हम पब्लिक को देने के लिए आए। हमारी पार्टी का क्लियर विजन है कि जो रिसोर्सेज हैं हम पायदान के आखिरी पायदान पर जो आदमी खड़ा है उसको हम पहुंचा सकें। उसमें से कुछ हिस्सा क्या होता है कि आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से, मैं कहूँगा जिस लेवल से हम लोग आते हैं जी, वहाँ पे 5 चीज़ें बड़ी मेजर होती हैं। अगर आपको घर के आसपास शिक्षा मिल जाए, आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, आपको रोजगार मिल जाए, आपके परिवार को बिजली मिल जाए, आपको पानी मिल जाए, मैं नहीं समझता कि आप अपने घर बार पर और अपने मातृभूमि या जन्मभूमि को छोड़ के आप कहीं दूसरी जगह रोजगार के लिए जाएंगे। वही हमारा विजन है कि आपके आसपास आम आदमी जहाँ पे आप रहते हैं, अगर आपके परिवार को 200 यूनिट या 300 यूनिट जो हम यहाँ करने जा रहे हैं उत्तराखंड में, जो दिल्ली में 200 यूनिट है, 300 यूनिट एक सफिशेंट होता है कि अगर आपको महीने में बिजली मिल जाए तो आपका घर चल जाता है जी, जिसका कोई पैसा नहीं जी। 20,000 लीटर पानी, चूंकि पानी की उत्तराखंड में कमी नहीं है इसलिए हम लोग पानी पर नहीं आ रहे हैं। फिर हमारा दूसरा एक है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं कि अगर आपके बच्चे, ये आपके नेबर्स, आपके जानकार, आपके पड़ोसी, आपके परिवार के बच्चों को अगर फ्री शिक्षा 12वीं तक मिलती है, वो भी क्लास 1 स्कूलों में, जैसे कि हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल बनाए हैं जी, तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपका बच जाता। 2 बच्चे भी अगर किसी परिवार में पढ़ते हैं तो नॉर्मल से 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा होता है। ऐसे 300 यूनिट बिजली अगर हम बात करें तो कम से कम 1500 रुपये आपकी बचाती है। हमने मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे बनाए हुए हैं, यहाँ पे भी हमारा आगे प्लान आएगा, सरकार बनती है। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब ये कम से कम आपके परिवार का 500 से 1000 रुपये जो मेडिकल पे खर्च होने वाला है, जो रोज़मर्रा की दवाइयाँ हैं, छोटी मोटी बीमारी है, वो आपकी उससे सॉर्ट आउट होती है। पानी यहाँ कमी नहीं है, रोज़गार आपको मिल गया। तो ये सब चीज़ें मिला के हम एक आम परिवार के लिए 7 से 8 हज़ार रुपये की बचत का प्रावधान कर देते हैं जी। अगर नॉर्मल हम बात करें तो 15 से 20 हज़ार रुपये जनरली आदमी कमाता है, तो उसमें ये 8 हज़ार और जोड़ दिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कुछ अपने बच्चों के लिए जमा पूंजी इकट्ठी कर लेता है। हमारा विजन इतना सा है जी, कि आखिरी पायदान पे खड़े हुए आदमी को भी सरकार के द्वारा प्रदत्त जो हमारे रिसोर्सेज है वो पहुँचाए जाए, और उसका चैनल यही है। उसको लोग फ्री की राजनीति भले कह ले, हम 300 यूनिट दे रहे हैं कि उन बंगलों में जाके देखो ना राजनीतिज्ञ जहाँ पे 30-30 हज़ार यूनिट खर्च कर रहे हो, कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। आपके यहाँ पे आज 11वां मुख्यमंत्री है, सभी के खाते उठा के चेक कर लो ना, इन पे बकाया कितना है बिजली विभाग का। आपका उत्तराखंड 2002 में जब बना था एक अच्छा प्रदेश था, यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। आज आपको पता है कि आपका प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है, और जिसकी परिभाषा ये है कि अपने मुलाजिम को तनख्वाह देने के लिए हर महीने आपकी सरकार को कर्जा लेना पड़ता है, उस कर्जे के ब्याज की अदायगी के लिए नया कर्जा लेना पड़ता है। उस हालात में आज पहुंचा दिया है। इसका जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस और बीजेपी। तो सिर्फ उस सिस्टम को सुधारने के लिए हम लोग आए हैं। अगर पब्लिक समझेगी, हमें इस लायक तो मौका देगी, नहीं तो ठीक है। अगर आप खुश हैं इस व्यवस्था से जो चल रही है
हम आपके साथ फिर भी खड़े हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि उत्तराखंड की जो जनता है वो फ्री बिजली देखकर आम आदमी पार्टी को वोट देगी? अभी फ्री बिजली की जो आप बात कर रहे हैं, खाली फ्री बिजली नहीं, मैंने बोला हमने 5 चीज़ें बताई जी, इसको स्टेप बाय स्टेप डिक्लेयर करेंगे। अभी तो पहले राउंड में जब केजरीवाल जी आए उन्होंने बिजली के बारे में बात की, कल सिसोदिया जी आ रहे हैं, आपको अगर खबर हो तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ डिक्लेयर करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप। जी, ठीक है ना। माफ कीजिएगा, जो अन्य पार्टी दल है, भाजपा की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उनका ये आरोप है कि जो आम आदमी पार्टी है वो उत्तराखंड की जनता को लालच देकर उनका जो है मन विचलित कर रही है। वो कह सकते हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा एजुकेटेड अगर पब्लिक है दिल्ली में है, और मैं कहता हूँ एजुकेटेड पब्लिक कभी लालच में नहीं आती। जी, लोग बड़े उससे कह देते हैं कि दिल्ली में हमने मतलब लगातार 3 बार सरकार बनाई, अच्छी मेजोरिटी से बनाई है, तो क्या हम उनको लालची आप दिल्ली वालों कहना चाह रहे हो? लालच नहीं होता। क्या मैं कहूँ नेता लालची हैं? जो ये आप फ्री क्यों यूज कर रहे हैं? अगर आप समाज सेवा करने आए हैं तो आप फ्री क्यों यूज कर रहे हैं? आपको तो समाज को देना है, आप क्या दे रहे हैं? आप सैलरीज ले रहे हैं। हमारे यहाँ बीएसएफ को पेंशन नहीं है, आपको बताओ। कोऑपरेटिव्स में काम करने वालों निगम में पेंशन नहीं है। और नेता क्या कर रहा है कि अगर वो विधायक बन गया विधायक की पेंशन ले रहा है, विधायक के बाद वो अगर सांसद बन जाता सांसद की पेंशन ले रहा है, फिर वो मंत्री भी बन जाता है तो मंत्री की पेंशन ले रहा है, रिटायर होने के बाद उसकी 3 पेंशन चल रही होती है। सरकारी मुलाजिम नहीं, किसी तंत्र में नहीं है ये, किसी संविधान में। जिस संविधान की कसमें खाते हैं वो नेता, उनसे पूछो क्या संविधान में कहीं लिखा है कि नेता को किसी तरह का कोई भत्ता दिया जाना चाहिए, कोई सैलरी दी जानी चाहिए? संविधान की व्याख्या गलत की हुई है। जो संविधान लिखा गया था उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो क्या उनके विधायक और नेता होंगे वो भी इस सरकारी जो उन्हें मिलते हैं लाभ उसका फायदा नहीं उठाएंगे? आप ये दिल्ली में एक बार एनालिसिस करें जी कि हमारे कितने विधायक सरकारी आवास में रहते हैं। मंत्रियों को छोड़ दिया जाए, सभी विधायक अपने अपने घर से काम करते हैं, यानी वह कोई सरकारी सेवा। आप इस चीज के लिए तो आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, आपके पास सारी खबर्स हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तो दिल्ली में दूसरी बार नहीं तीसरी बार में जरूर हमारे को धक्का लग जाता। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली अच्छे से खुशहाल है, सारी चीजें हैं और आपके सामने है जी। यहाँ पे बात मैं करूँगी वर्तमान में जो हमारी सरकार है भाजपा सरकार की, आपको क्या लगता है कितना विकास उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार ने किया है? देखो, भाजपा की अगर बात करें तो बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ अगर बात करूँगा ईमानदारी से, आप सब लोग भी जानते हैं कि मोदी का नाम का खा रहे हैं जी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वही बात आ जाती बार बार कि राजनीति ऐसा कौन सा व्यवसाय है कि आपकी संपत्ति मतलब ये कि 1000 गुना बढ़ जाती है। जो मैं थोड़ा सा उत्तराखंड से अगर बाहर चले कि हमारे एक प्राइवेट स्कूल के टीचर मुलायम सिंह जी 4000 करोड़ की संपत्ति के मालिक कैसे हो जाते हैं? कौन सा उन्होंने व्यापार किया? बिल्कुल। एक पशुपालक लालू यादव जी 5200 करोड़ के मालिक हैं आज। आखिर कैसे? ये हमारे सिस्टम की कमी है जी। ये हमारे, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा हमारे लचर कानून व्यवस्था की कमी है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमारे आज भी विधायक जो दिल्ली में 12-12 गज के मकान में रह रहे हैं, मैं उदाहरण में आपको कई दे सकता हूँ, आज भी वो वहीं हैं। हाँ, जो उनको प्रदत्त मतलब जो सिस्टम बना हुआ है पहले से, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया कि आम आदमी पार्टी ने कि अपने भत्ते बढ़ाए हों, अपनी सैलरियाँ बढ़ाई हों, अपने आवास के लिए किया हो, ऐसे किया हो। ये क्या करते हैं, सदन में बैठ के, चाहे वो बीजेपी है कांग्रेस है, आपस में बैठ के ठीक है बाहर सड़कों पे लड़ते हैं, और तनख्वाह जब बढ़ाने का समय आता है तो तनख्वाहें अपनी बढ़ा लेते हैं। किस संविधान में लिखा है तनख्वाह बढ़ाना? और तनख्वाह लेना ही किस संविधान? आप समाज सेवा कर लें, समाज सेवा करें ना, लेकिन आप तो जीतने के बाद लेना शुरू कर देते हो, इस लेवल तक लेते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारी सिस्टम में थोड़ा सा मतलब चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए हम धीरे धीरे अभी स्टेट में पैर रख रहे हैं, फिर जब सेंटर की बात आएगी कि हमारी जो व्यवस्था है ना, ये मैं कहीं ना कहीं इससे मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ। या मैं जो एक उदाहरण है कि अगर एक विधायक है, एक सांसद 1 करोड़ रुपए खर्च करके, जैसे अब नॉर्मल 1 करोड़ रुपया खर्च करके वो चुनाव जीतता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में होता है कि मैं देख का 2 करोड़ रुपये तो पहले अपना सेव करूँ, फिर 2 करोड़ निकालने के बाद वो कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया अगले चुनाव के लिए सेव करने लगता है, क्योंकि अगले चुनाव में उसको जीतना है।
तो जब वो 4-5 करोड़ तक वो निकाल लेता है तो कहते हैं वो जितना नशे में, उस पैसे के नशे में अंधा हो जाता है, उससे समाज का या कोई भी सिस्टम का काम या पब्लिक का काम कराना बेईमानी है। कहीं ना कहीं जनता के नाम पे जनता का ही पैसा खा रहे हैं, पूरी तरीके से खा रहे हैं। मैं कभी एक एंड हो ना कि 1000, आजकल तो अगर कोई घोटाला अगर खुलता है तो 1000 करोड़ से कम नहीं होता है जी। एक ईमानदारी से नौकरी करने वाला, अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मल कोई सरकारी मुलाजिम 1 करोड़ रुपए उसके लिए आज भी सपने जैसा है जी। और इनके लिए 1000 करोड़ मतलब बड़े आसानी से मतलब वो निकल के आते हैं। चाहे आप कोई भी देख लो, मैं आपको उत्तराखंड में अगर बात करूं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने शुरुआत में छोटा सा कोई दूध बेच के काम करता था, कोई डेयरी चलाता था, आज वो होटल चैन के मालिक बन गए। जी। कैसे? कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेवार है। जनता, वो कहते हैं हम शिक्षा की बात क्यों करते हैं, जब जनता अवेयर होगी, जी बिल्कुल, पढ़ी लिखी होगी तो वो डिसीजन सही लेगी। अदरवाइज तो जाति पात और ये धर्म, इस तरह की राजनीति, मतलब अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो कुमायूं और गढ़वाल, प्लेन, पहाड़ इसी में उलझाए रखते हैं। यहाँ पे धर्म की बात आई है तो क्या आपका मानना है कि भाजपा भी धर्म में जो है उलझाती है जनता को? देखो मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं वो हर चीज का जो एंड है ना आके वो धर्म पे कर देते हैं, ये कमी है। ऐसा बोलते हैं, कई आरोप लगे हैं भाजपा पार्टी के। धार्मिक होना बुरा नहीं है जी जी, लेकिन हर चीज को एक ही एंगल से देखना गलत है। जी। आरोप ये है भाजपा पार्टी के, जब भी उनसे शिक्षा की बात की जाती है, स्वास्थ्य की बात की जाती है तो वो धर्म की बात कर देती है, यानी जनता को भटका देती है। मैं कहता हूँ सब चीजों पे आके वो वहाँ घुमा देते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप हमें वोट नहीं देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं उन पर भी हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो समाज पढ़ा लिखा होगा जी, तो मैं समझता हूँ चीजें बहुत सारी कंट्रोल होंगी। जी। एक आम नागरिक होने के नाते पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है एक साफ छवि वाले जनप्रतिनिधि जो होता है उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो वो समाज से कुछ उसकी इच्छाएं ना हो लेने की, बिल्कुल वो देना चाहता है। और मेरी सोच तो यह, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। जी जी। आप परमात्मा के उस प्रतिनिधि की तरह होते हैं, समाज के प्रतिनिधि। हम भगवान से मिले नहीं है, हमें कहते हैं ना परमात्मा देता है, वहाँ पे मांगते हैं। तो आप समाज के प्रतिनिधि हैं, आप देने के लिए समाज को आए हैं, लेकिन आप समाज से लेना शुरू कर देते हैं डे वन से, जो कि इस सिस्टम को मैं चेंज करना चाहूँगा। और हर प्रतिनिधि से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर कुछ देना चाहते हो समाज को दें, वहाँ से लेने की कोशिश ना करें। अगर आपकी लेने की इच्छा है, आप राजनीति में ना आए। जी। भाजपा पार्टी की हमने बात करी, और जब आम आदमी पार्टी चुनावी दंगल में होगी तो उसके आम आदमी पार्टी के सामने एक और पार्टी होगी, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है? मैं कांग्रेस के बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ। देखो मैं बताऊँ कि वो कांग्रेस अपने आप ही खत्म हो रही है। उनको तो खत्म करने के लिए उनके अपने लीडर ही बहुत हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो उनके बारे में बात ना करें। हम किसी को ये नहीं कहते कोई खराब है। जी जी। कई बार होता है कि वो कि घर की बाढ़ को खा के, मतलब आग लगी घर के चिराग से, तो उनका वही हाल है कि वो अपने ही उससे खत्म हो रही है। यानी जो खत्म होने वाला है उसके बारे में बात ही क्या करनी। तो मतलब चलिए मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। रैंकर्स जो न्यूज़ है हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पहले बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में क्या स्वास्थ्य सेवा बेहतर है या फिर और बेहतर किया जा सकता है? नहीं, अभी बेहतर नहीं है मैं कहूँगा, और अभी तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? देखो उसके लिए तो बड़ी सीधी सी बात मैं आपको एक और बताऊं कि स्वास्थ्य सेवा का क्या है कि पीछे एक सर्वे हुआ था जी, किसी एजेंसी ने किया था, तो 70% डॉक्टर वो कभी अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर ही बनना नहीं चाहते थे, जो कि अब उस सिस्टम के खिलाफ है। आजकल माँ बाप क्या है, माँ बाप डॉक्टर है, वो बच्चे को जबरदस्ती डॉक्टर 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 वो बनना चाहता है, MBA करना चाहता बिजनेस, आप उसको डॉक्टर बना देते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, प्रेशर बच्चे पर डालते हैं। तो जिसका माइंड बिजनेस माइंड है और उसको डॉक्टर बना दें, वो सेवा कैसे करेगा? एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो तभी आप देखते हैं कोई कह रहा है किडनी बेच ली, किसी ने कोई ऑर्गन बेच लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, झूठे पर्चे बनाना, वो करना, क्योंकि उसका दिमाग तो MBA वाला है ना, उसको हर जगह पैसा नजर आ रहा है। एक देना चाहूंगी तर्क, कहीं ना कहीं सिस्टम भी इसका गुनहगार है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं रिश्वत लेके वो बच्चों को डिग्रियां दे देते हैं। सही बात है, सिस्टम तो जिम्मेवार है। मैं कहता हूँ सिस्टम को बदलने की जरूरत है जी। अगर हम बात करें, देखो एक छोटा सा वही है कि जो हमारे यहाँ डिजर्व जो करता है ना, वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल।
मेरा जवाब शायद आप समझ रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि जो आदमी जिस चीज़ को डिजर्व करता है वो पीछे हो जाता है, और ये बहुत बड़ा खामियाजा है, और ये खामियाजा देश भुगत रहा है, हर सेक्टर में भुगत रहा है। जी, ये तो कहीं ना कहीं कमी है सिस्टम की भी। सबसे ज़्यादा जो सबसे पहली कमी होती है वो सिस्टम की होती है। अगर सिस्टम ही सही नहीं है तो जनता फिर उसके हिसाब से ही चलेगी। जी तो उसमें सबसे बड़ा ये है कि जड़ में क्या है कि शिक्षा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे निर्णय दे सकते हैं, समाज के लिए अच्छा सोच सकते हैं। जी। तो इसके जड़ में शिक्षा जरूर है। पहले आदमी को शिक्षित करने की बहुत ज़रूरत है, जिसको लिए हमारी पार्टी पूरी समर्पित है। और इसी के लिए हम केजरीवाल के साथ आज के 7 साल पहले अगर है जी, मैं कहूँ कि जब आंदोलन अन्ना जी का हो रहा था, इसके बाद पार्टी बनी, अलग ख़त्म हो गया, तो मेरा जुड़ाव जो था, अगर वो है कि हमें एक भ्रष्टाचार, मतलब मैं अगर वो 49 दिन की सरकार की बात करूं तो अफसर खड़ा हो जाता था दिल्ली में आपका काम करने के लिए, कोई बैठ के उसने आपका काम नहीं किया। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती है या नहीं करती है, और कितने अपने वादों को धरातल स्तर पर पूरा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जानकारियां साझा करी और आम आदमी पार्टी के विषय में बताया। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब इजाज़त लेते हैं अपनी जनता से। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या वाकई में आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में अपनी जगह बनाने वाली है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।